Hello, students. The next topic we are reading is the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. देखो जैकोबिन रिजाइम चल रहा था. जैकोबिन रिजाइम मीन्स मतलब जैकोबिन क्लब जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चल रहे थे वो वाला टाइम. उस टाइम पे उन्होंने सबसे रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म कौन सा चलाया था? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. फ्रेंच कॉलोनीज जो होती थी, मतलब कि फ्रांस अब जिन जिन जहाँ जहाँ पर रूल कर रहा था तो वो उनकी कॉलोनीज हो गई थी. जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी था एक टाइम पे, तो वो होता है फ्रेंच कॉलोनीज. तो फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का अबॉलिशन. स्लेवरी मतलब क्या कि लोगों को गुलाम बनाकर वो लोग उनका ट्रेडिंग करते थे. ट्रेडिंग करना मतलब बेचना खरीदना सामान जैसे. तो उसको अबॉलिश करने के लिए एक सोशल रिफॉर्म चलाया था जैकोबिन रिजाइम में, और ये सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गैडेलॉप एंड सैन डोमिंगो. देखो स्टूडेंट्स, ये तीन इन कैरिबियन रीजन में ये तीन कॉलोनीज थी फ्रांस की. ओके, मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अब देखो ये जो तीन कॉलोनीज थी, यहाँ पे फ्रांस को टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी ये चारों मिलती थी यहाँ से. मतलब सोचो कि ये सब कॉलोनीज हैं कैरिबियन रीजन में और यहाँ पे फ्रांस है. तो फ्रांस क्या करता था, यहाँ से टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी इम्पोर्ट करता था. बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on plantations. पर क्या था कि इन जगहों पर मार्टिनिक, गैडेलॉप एंड सैन डोमिंगो यहाँ पर वर्कर्स की कमी थी, लेबर की कमी थी, और यूरोपियंस लेबर जो होते थे वो अनफेमिलियर लैंड पे जाना नहीं चाहते थे. So this was made by triangular slave trade between Europe, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. तो अब क्या हुआ कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ. इसको याद रखना स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड तीन कंट्रीज़ के बीच में था. यूरोप जो कि इस साइड था, और अफ्रीका एंड अमेरिकाज. अफ्रीका इस साइड था और अमेरिका. ओके. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था. और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए कि यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था और 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नैंड्स टू अफ्रीकन कोस्ट. अब देखो फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, फ्रांस यहाँ पर है तो यहाँ पे फ्रांस है. फ्रांस क्या करते थे, कोस्ट जो होते थे बॉर्डेक्स और नैंड्स कोस्ट जो कि अफ्रीका में है, यहाँ पर इस कोस्ट लैंड पे क्या भेजते थे, स्लेव्स भेजते थे, वर्कर्स, लेबरर्स भेजते थे. और अफ्रीकन कोस्ट से वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस. चिफ्टेन्स, यहाँ पे चिफ्टेन होते थे, वो क्या करते थे, स्लेव्स को खरीद लेते थे. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships. यहाँ से शिप्स में ये वाला एरिया पूरा सी होता था. तो शिप्स में क्या होता था, स्लेव्स को क्या कर देते थे, पैक कर देते थे जैसे कि कोई सामान होता है. were tightly packed tightly into ships for 3 month long voyage across the Atlantic to Caribbean. और अटलांटिक से कैरेबियन मतलब कि अफ्रीका से कैरेबियन में, वहाँ जहाँ पर शुगर और टोबैको और ये सब प्लांटेशंस होते थे, वहाँ पर लेबर्स को क्या करते थे, खरीद के वहाँ पे बेच देते थे. देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. यहाँ पे जो ज़मीन होती थी, प्लांटेशन ज़मीन होती थी, उन ओनर्स को क्या कर देते थे, वो सेल कर देते थे. मतलब फ्रांस की जो कॉलोनीज़ हैं, यहाँ से जो स्लेव्स हैं वो अफ्रीका के चिफ्टियंस बाय करते हैं, और वो लोग 3 months वॉयज के थ्रू, 3 months शिप में कैरिबियन भेज देते हैं. किस लिए? क्योंकि उनको शुगर और टोबैको और कॉफ़ी ये सब चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड करवाई जा सके. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर
कॉफ़ी एंड इंडिगो। अभी जो स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, मतलब उनको ज़बरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। और यूरोपियन मार्केट्स में इनकी डिमांड बढ़ जाती किन चीज़ों की? शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic property to flourishing slave trade। अब ये जो बॉर्डिक्स और नैंड्स, ये जो पोर्ट सिटीज़ होती थी जहाँ पे समुद्र पोर्ट होते थे, शिप के पोर्ट्स होते थे, तो वहाँ पे स्लेव ट्रेड की वजह से क्या ज़्यादा हो रहा था, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, फ्लरिश कर रहे थे वो लोग, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे इस ट्रेडिंग की वजह से। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France। फ्रांस में पूरी 18th सेंचुरी में स्लेवरी का बहुत कम, स्लेवरी की बस बातें होती थी, बुराई होती थी। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in the colonies। नेशनल असेंबली में बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, बहस होती थी कि एक मैन के जो राइट्स हैं उनको फ्रेंच सब्जेक्ट्स में इंक्लूड करना चाहिए और सारे कॉलोनीज़ में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। बट it did not pass any laws fearing opposition from businessmen whose incomes depend on the slave trade। अब देखो स्टूडेंट्स, जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी इनकम किस पर डिपेंड होती थी? स्लेव ट्रेड पर डिपेंड होती थी। तो नेशनल असेंबली को ये डर रहता था कि अगर हमने ऐसा कोई लॉ पास कर दिया जिसमें राइट्स ऑफ मैन हो, तो उनका उन पे बिजनेसमैन और बिजनेसमैन वगैरह का जो अपोजिशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। तो वो उनका अपोजिशन नहीं चाहते थे क्योंकि बिजनेसमैन इस चीज़ से खुश थे, स्लेव ट्रेड से। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions। फाइनली कन्वेंशन, नेशनल असेंबली हमने देखा था कि वो कन्वेंशन बन गई थी 1794 में। तो उन्होंने क्या किया था कि सारे स्लेव्स को क्या फ्री कर दिया था, और ओवरसी पोजीशन, ओवरसीज जो समुद्र से हम लोग 3 महीने तक उनको कैरिबियन भेजा था वो सब ख़त्म कर दिया था। This, however, turned out to be a short-term measure। 10 years later, Napoleon reintroduced slavery। मतलब स्लेवरी ख़त्म हो गई थी लेकिन 10 साल बाद, बहुत कम समय के लिए ख़त्म हुई थी, और 10 साल बाद जब नेपोलियन वापस आया, कन्वेंशन के बाद नेपोलियन आए थे, नेपोलियन वापस आया तो उन्होंने क्या किया? स्लेवरी सिस्टम वापस से स्टार्ट कर दिया। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। प्लांटेशन ओनर्स, जो कैरिबियन में प्लांटेशन ओनर्स मतलब कि जिनकी बहुत सारी लैंड्स होती थी और वो स्लेव्स को ख़रीद के उनको वहाँ पे काम करवाते थे, तो उन्होंने इसमें अपना फ्रीडम समझा और उन्होंने अफ्रीकन नेग्रोस को इंस्लेव करने को अपना राइट समझ लिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उनको उससे पैसा ज़्यादा मिलता था। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज़ इन 1848। मतलब फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज़ होती थी, कॉलोनीज़ मतलब जहाँ पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, तो 1848 में फ्रांस की सारी कॉलोनीज़ में फाइनली स्लेवरी क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, 1848 में स्लेवरी ख़त्म हो गई थी। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ मतलब कि वहाँ रिवॉल्यूशन के बाद एवरीडे लाइफ कैसी थी, लोगों की लाइफ कैसी रही। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या पॉलिटिक्स ये सब चीज़ चेंज कर सकती है? लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children। 1789 के बाद फ्रांस में जितने भी साल आए उन सब सालों में ये सारे चेंजेस वहाँ के लोगों में देखने को मिले। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने ऐसे लॉज पास किए जिन्होंने लिबर्टी के आइडियाज़ मतलब फ्रीडम के आइडियाज़ और इक्वलिटी के आइडियाज़ को एवरीडे प्रैक्टिस में बनाए रखा। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship। 1789 के बाद सेंसरशिप भी अबॉलिश कर दी गई। सेंसरशिप अबॉलिश कर दी गई मतलब कि क्या? सेंसरशिप हम लोगों ने देखा था। सेंसरशिप क्या था
कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ पब्लिश करता है तो वो पहले किंगडम से उसके सील लग के निकलेगा कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, उनके खिलाफ तो नहीं है। ये सेंसरशिप बंद कर दी थी। अब राइट टू स्पीच मिल गया था सबको, मतलब कोई भी अपने व्यूज़ ओपिनियंस रख सकता है बिना किसी के दबाव के। इन द ओल्ड रिजाइम में यहाँ पे उस वक्त को कहा जा रहा है स्टूडेंट जो कि 1789 के पहले था। 1789 के पहले ओल्ड रिजाइम में ऑल रिटर्न मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेस, मतलब रिटर्न मटेरियल, एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और प्लेस, ये सारी चीज़ें जो होती थी वो कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। जो किंग के सेंसर्स होते थे उनसे अप्रूव होने के बाद पब्लिश होती थी या परफॉर्म होती थी प्ले। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन proclaimed the freedom of speech and expression to be a natural right। अब सिटीजन और मैन का जो राइट्स होते थे उनने दो चीज़ें प्रोक्लेम करी थी, दो चीज़ों की घोषणा कर दी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा क्या, एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। मतलब कि अब सेंसरशिप बंद होने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बनने लगे थे, पैम्पलेट बनने लगे थे, बुक्स और बुक्स में पिक्चर्स प्रिंट होने लगे थे और फ्रांस में, और जल्द ही वो पूरी कंट्री साइड में फैल गए थे। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। उन सब में किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होता था या बताया जाता था जो फ्रांस में चेंजेस होते जा रहे हैं इवेंट्स की वजह से। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस में इसका मतलब ये भी होता था कि आप अपोजिंग व्यूज़ भी दे सकते हो, मतलब किसी से आप अगर असहमत हो, डिसएग्री करते हो तो आप अपना व्यू दे सकते हो। जबकि पहले सेंसरशिप में अगर आप किंग के अपोज में कुछ कोई लिखता था तो वो जो वहाँ के सेंसर्स होते थे किंग के, उसको पब्लिश नहीं करने देते थे, उनको हटाना पड़ता था। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। मतलब प्रिंट के मीडियम से वो अपनी पोजीशन और गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाते थे। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसीशंस, मतलब सॉन्ग्स और प्लेस मतलब कि नाटक, और फेस्टिव प्रोसीशन मतलब कि जो सेलिब्रेशंस होते हैं फेस्टिवल के, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए थे। दिस वॉज वन वे दैट दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रॉट अबाउट एट लेंथ। और ये एक वे था कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने जो भी टेक्स्ट लिखे थे लिबर्टी और जस्टिस पे, उनको लोग आइडेंटिफाई करें, उन आइडियाज़ को लोग समझ सकें, विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। मतलब एजुकेटेड पीपल जो होते थे वो उन सारी बुक्स को पढ़ते थे जो फिलोसोफर्स ने लिखी है, और जो अनएजुकेटेड लोग होते थे वो प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसीशंस के थ्रू उन सब चीज़ों को समझते थे। Now conclusion, let's complete this chapter today. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. France के emperor बन गए थे 1804 में कौन? Napoleon Bonaparte. He set out to conquer neighboring European countries, disopposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. उन्होंने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ को भी अपनी कॉलोनी बना लिया था, और जितनी भी डायनेस्टी थी, डायनेस्टी मतलब क्या स्टूडेंट्स, की एक किंग के अंडर में जितना एरिया होता है उसको डायनेस्टी बोलते हैं। तो अलग अलग डायनेस्टीज में से किंग को हटा के उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठा दिया था, किंग बना दिया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उन्होंने अपने आप को क्या समझा कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, और उन्होंने मेजर्स और वेट्स का के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। वेट्स और मेजर्स मतलब कि जैसे 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एक लेंथ की यूनिट है, वेट्स के लिए केजीज। तो ये सब उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि जहाँ पे हर जगह पे एक प्रॉपर सिस्टम हो। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर पीपल। पहले तो सब लोगों को नेपोलियन ऐसे लगा कि वो एक ऐसे लिबरेटर है, एक ऐसे लीडर हैं
जो कि लोगों के लिए क्या लाएंगे, फ्रीडम लाएंगे। बट सून नेपोलियनिक आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और पर जल्दी ही नेपोलियन की जो आर्मी थी उसे सब लोग डरने लगे और उनकी आर्मी का कोई सामना नहीं करना चाहता था। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया था वाटरलू के बैटल में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप had the impact to on people long after Napoleon had left। मतलब नेपोलियन के जाने के बाद भी मॉडर्न लॉज और लिबर्टी के आइडियाज़ यूरोप के दूसरे पार्ट्स में कैरी कर रहे थे लोग। The ideas of liberty and democratic rights were most important legacy of French Revolution। लिबर्टी के आइडियाज़ और डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते थे। This spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal systems were abolished। ये कहाँ से कहाँ, फ्रांस से यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में पूरी 19th सेंचुरी में चले गए थे, फैल गए थे, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी क्या होता था, अबॉलिश होता था। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की जिनको पार्शियल राइट्स मिलते हैं, स्पेशल राइट्स मिलते हैं, उस फ्यूडल सिस्टम को भी क्या किया था, अबॉलिश कर दिया था। कॉलोनाइज्ड पीपल्स rework the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। भाईचारा वाला एक नेशन स्टेट बनाने के लिए कॉलोनीज के जो पीपल्स होते थे उन्होंने फ्रीडम के आइडिया को रिवर्क किया था। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। revolutionary France से जो right to liberty और डेमोक्रेटिक राइट वाला आइडिया था उनको इंडिया में टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ने एक्सेप्ट किया था, उनको देखकर ही रिस्पॉन्ड किया था। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। प्लीज़ अंडरस्टैंड, go through the chapter carefully and please write these questions in your notebook, answers of these questions in your notebook. Tat tak keep studying.